नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम 2023 में रिलीज हुई बेजोस द बिगिनिंग नाम की सच्ची घटना पर आधारित मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। ये कहानी है Amazon.com के फाउंडर जेफ बेजोस की, जो एक छोटे से गैराज से अपनी ऑनलाइन बुक बेचने वाली कंपनी से शुरुआत करके आज दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल हो गया। इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे एक मामूली सा आदमी जो वॉल स्ट्रीट में काम कर रहा था, अपने कंफर्ट जोन से निकलकर अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट करने का फैसला किया और कैसे उनके दिमाग में Amazon जैसे ई कॉमर्स बिजनेस का आइडिया आया और उन्हें किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा। तो जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिखाया जाता है, जहां जेफ बेजोस अपने बारे में बताता है कि उनका जन्म न्यू मैक्सिको में हुआ था। जब वो 4 साल के थे, उनके माता पिता का तलाक हो गया। उनकी मां ने दोबारा शादी की और वे अमेरिका में आकर बस गए। लेकिन मुश्किल हालातों के बावजूद जेफ की मां और उनके सौतेले पिता ने उन्हें अच्छे संस्कार और जीवन में बड़े सपने देखने की शिक्षा दी। जेफ पढ़ाई के साथ साथ काम भी करते थे। उन्होंने हाई स्कूल में वैलेडिक्टोरियन सर्वश्रेष्ठ छात्र का खिताब जीता और कॉलेज से कम लाउडे सम्मान के साथ स्नातक हुए। अब हमें दिखाया जाता है साल 1994 का न्यूयॉर्क शहर, जहां जेफ अब एक इन्वेस्टमेंट कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट बन चुके हैं। उनकी मेहनत और समर्पण अद्भुत थे और वो अक्सर काम करते करते ऑफिस में ही रातें गुजार देते थे। अब एक दिन काम की व्यस्तता के कारण वे मीटिंग ही भूल गए। तभी उनका दोस्त निको उसे मीटिंग के बारे में याद दिलाता है। उनकी वाइफ मैकेंजी, जो उसी कंपनी में काम करती है, वह भी मीटिंग में पहुंची। मीटिंग के दौरान कंपनी का चेयरमैन डेविड सुझाव रखता है कि उन्हें अपनी ब्रोकरेज कंपनी को ऑनलाइन करना चाहिए ताकि हमारे क्लाइंट्स इंटरनेट के जरिए अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट कर सके और हमारा काम भी काफी आसान हो जाए। डेविड यह भी कहता है कि अब वो बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं और उन्होंने बोर्ड को कहा कि वे और बेहतर आइडिया खोजें जिससे कंपनी ज्यादा मुनाफा कमा सके। यह इंटरनेट के शुरुआती दौर था, जहां ना तो यूट्यूब, ना इंस्टाग्राम और ना ही फेसबुक था। ये सब कुछ इंटरनेट आने के बाद ही शुरू हुआ। इसके बाद जेफ ने इंटरनेट पर रिसर्च शुरू किया। एक आर्टिकल में उन्होंने पढ़ा कि हर साल इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों की संख्या 2300% की दर से बढ़ रही है। उन्होंने देखा कि इतनी तेजी से बढ़ने वाला कोई और मार्केट नहीं है, क्योंकि इंटरनेट पर सालाना सेल्स 30,000% तक बढ़ रही है। यानी उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा कमाई हो सकती है और भविष्य में हर घर में इंटरनेट होगा। अब इंटरनेट को लेकर उनके दिमाग में कुछ बड़ा करने का जुनून सवार हो जाता है। कई हफ्तों तक सोचने के बाद उसके दिमाग में ऑनलाइन सामान बेचने का आइडिया आता है, जहां लोग आसानी से प्रोडक्ट्स देख पाएंगे, समय बचेगा, कर्मचारियों का खर्च कम होगा, जिससे कंपनी को करोड़ों का फायदा होगा। अब रात को घर पर जेफ और मैकेंजी ने इस बारे में बात की। मैकेंजी ने कहा कि अब वो अपनी नौकरी से संतुष्ट नहीं है और वो अपनी लेखन पर ध्यान देना चाहती हैं। जेफ जानते थे कि उनकी वाइफ एक अच्छी लेखिका हैं, इसलिए उन्होंने इस बात पर उसका सपोर्ट किया। जेफ ने भी कहा कि वो भी नौकरी से ऊब चुके हैं और खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास कैपिटल नहीं थी और वो अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़ने से हिचक रहे थे। खैर, अब अगले दिन जेफ ने विचार को और गहराई से सोचा। लोग कौन सी चीज ऑनलाइन खरीद सकते हैं? पहले तो उन्हें कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर उन्हें ख्याल आया कि मैकेंजी किताबें लिखती हैं। इससे जेफ को लगा कि किताबें सबसे अच्छा प्रोडक्ट होंगे, क्योंकि उन्हें बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक हर कोई खरीद सकता है। अगले दिन जेफ एक बड़ी लाइब्रेरी पहुंचता है और वो नोटिस करता है कि यह लाइब्रेरी रात 10 बजे बंद हो जाती है। तब उसके मन में ख्याल आता है कि अगर कुछ ऐसा बनाया जाए जहां इंसान कहीं से भी कभी भी कोई भी किताब पढ़ सके तो कितना अच्छा होगा। और उन्हें पूरा यकीन हो गया कि किताबें बेचना सही रहेगा, क्योंकि लाइब्रेरी और बुक स्टोर्स बड़े होते हुए भी सभी किताबें प्रदर्शित नहीं कर पाते, क्योंकि हर साल नई किताबें पब्लिश होती रहती हैं। जब रिसर्च पूरा हुआ तो उन्होंने यह आइडिया अपने बॉस डेविड को प्रस्तुत किया। जेफ ने समझाया कि ऑनलाइन किताबें बेचना बेहद शानदार आइडिया है। लोग बुक स्टोर जाने की बजाय ऑनलाइन किताबें ऑर्डर कर सकते हैं। लाखों किताबें हैं जो बुक स्टोर्स में उपलब्ध नहीं हो पाती, उन्हें लोग ऑनलाइन मंगवा सकेंगे। यहां तक कि विदेशों से भी लोग ऑर्डर कर सकेंगे। लेकिन डेविड को यह आइडिया पसंद नहीं आता और कहता है कि तुम इतनी बड़ी कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट होकर किताबें बेचने की बात कर रहे हो। यह सुनने के बाद जेफ निराश होकर वहां से जाने लगता है। बाहर जाते समय डेविड ने जेफ से कहा कि वे बेहद बुद्धिमान हैं और इसी वजह से वो कंपनी के सबसे कम उम्र के वाइस प्रेसिडेंट हैं, और उन्होंने चेतावनी दी कि किताबों के बिजनेस का कोई भविष्य नहीं है, इसलिए इस पर समय बर्बाद न करें।
अब उदास होकर जेफ घर लौटता है तब मैकेंजी ने देखा कि वो परेशान है और उसे परेशानी का कारण पूछती है। तब जेफ ने उन्हें सब कुछ बताया और साथ ही यह भी बताता है कि वो सोच रहे हैं कि अपनी नौकरी छोड़कर यह बिजनेस वो खुद शुरू करें। हालांकि वे झिझक रहे थे क्योंकि इसमें बहुत बड़ा रिस्क था, क्योंकि अपनी खुद की इतनी अच्छी नौकरी दांव पर लगाकर ऐसे बिजनेस में उतरना जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं आजमाया। तब उसकी वाइफ मैकेंजी उसका हौसला बढ़ाते हुए कहती है कि अगर तुम्हें खुद पर भरोसा है तो जॉब छोड़ दो और अपने आइडिया पर काम शुरू करो। जेफ को अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा था और मैकेंजी को भी जेफ की क्षमता पर गहरा विश्वास था। उसे पता था कि अगर जेफ काबिल ना होते तो महज 30 साल की उम्र में वो किसी कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट नहीं बन पाते। अपनी वाइफ की सपोर्ट से उनका आत्मविश्वास और भी बढ़ गया। उन्होंने अपनी वाइफ को धन्यवाद दिया और तय किया कि वो अपने सपनों को पूरा करेंगे। जेफ ने मैकेंजी को भी जॉब छोड़ने के लिए कहा ताकि वह भी अपनी राइटिंग के शौक को आगे बढ़ा सके, और बिना समय गंवाए अगले ही दिन दोनों ने अपनी जॉब से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद जेफ ने अपने जान पहचान वालों और दोस्तों को फोन करके उन्हें अपने नए बिजनेस में इन्वेस्ट करने का प्रस्ताव दिया, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी कुछ गिने चुने लोग ही उनके साथ खड़े हुए। ज्यादातर लोगों को लगा कि जेफ का ये ऑनलाइन बुक स्टोर का आइडिया बेकार है। तमाम कोशिशों और इन्वेस्टर से बात करने के बावजूद नतीजा यह निकला कि केवल $50,000 की कैपिटल इकट्ठा हो पाया, जो जरूरत के हिसाब से बहुत कम था। वो बैंक से भी लोन नहीं ले सकते थे क्योंकि अभी तक उनका कोई बिजनेस शुरू ही नहीं हुआ था। आखिरकार जेफ और मैकेंजी ने अपना अपार्टमेंट बेचने का फैसला किया और टेक्सास में जेफ के माता पिता के घर चले गए। अब जेफ के माता पिता उन्हें अचानक वहां देखकर हैरान तो हुए, लेकिन साथ ही वह लोग बेहद खुश भी थे। उन्हें लगा कि शायद मैकेंजी प्रेग्नेंट है और इसी वजह से वे मिलने आए हैं। फिर जेफ ने सच्चाई बताई कि उन्होंने नौकरी छोड़ दी है और वह दोनों इंटरनेट पर आधारित एक ऑनलाइन बुक स्टोर शुरू करना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने अपने माता पिता से $3 लाख इन्वेस्ट करने की गुजारिश की। उन्होंने कहा कि इस बिजनेस में करोड़ों कमाया जा सकता है, लेकिन साथ ही यह भी कहता है कि इसमें 70% चांस है कि यह बिजनेस ना भी चले। उस रात जेफ सो नहीं पाए। वो प्रार्थना करने लगे कि उनका यह सपना पूरा हो, और उन्हें यह भी एहसास था कि अगर वो इसमें कामयाब ना हो पाए तो उनके माता पिता की पूरी जिंदगी भर की कमाई, उनके बुढ़ापे का सहारा दांव पर लग जाएगा। अब अगली सुबह जेफ बाहर गए और अपने पिता से बात की। उनके पिता ने साफ कहा कि वे इस बिजनेस में पैसा लगाकर अपनी बुढ़ापे की जमा पूंजी जोखिम में नहीं डालना चाहते, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें जेफ की काबिलियत पर पूरा भरोसा है। इसलिए एक पिता होने के नाते वो अपनी जिंदगी भर की सेविंग्स जेफ के हाथ में थमा देता है, बिना किसी शर्त और बदले की उम्मीद के। ये देख जेफ की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने अपने पिता को गले लगाकर धन्यवाद दिया। इसके बाद जेफ अपने पिता की कार उधार लेकर मैकेंजी के साथ सियाटल, वॉशिंगटन की ओर निकल पड़े, जहां से वे अपना नया बिजनेस शुरू करना चाहते थे। कई घंटों के लंबी यात्रा के बाद जब वो सुबह का सूरज देखता है, तब जेफ ने मैकेंजी से कहा कि उनकी कंपनी का नाम होगा कैडाब्रा, जिसका मतलब है जादू की तरह। रास्ते में जेफ ने 2 कंप्यूटर प्रोग्रामर को कॉल किया जिन्हें उनके दोस्त ने रिकमेंड किया था, और उन्हें अपने स्टार्टअप में काम करने के लिए प्रस्ताव दिया। इसके बाद जेफ शेल नाम के एक वेबसाइट डेवलपर से मिलता है। जेफ उसे बताता है कि उसे किस तरह की वेबसाइट चाहिए और उसकी क्या जरूरतें होंगी। शेल कहता है कि वह कुछ दिनों में उसके लिए वेबसाइट तैयार कर देगा। उस दौर में वेबसाइट बनाना किसी घर बनाने जैसा था, क्योंकि यह चीज बहुत नई थी और इसमें काफी मेहनत और दिमाग लगता था। फिर जेफ ने उसे कहा कि अभी कंपनी छोटी है, इसलिए सैलरी भी कम होगी और काम भी बहुत ज्यादा होगा, लेकिन बदले में तुम्हें कंपनी का शेयर भी मिलेगा। शेल जानता था कि ऐसी कंपनियां ज्यादा समय तक नहीं टिक पाती, फिर भी वो जेफ के साथ काम करने के लिए तैयार हो गया। इसके बाद वॉशिंगटन पहुंचकर मैकेंजी ने सबसे पहले एक घर ढूंढना शुरू किया और उन्होंने गौर किया कि जेफ चाहते हैं कि घर में बड़ा गैरेज हो। जब मैकेंजी ने इसका कारण पूछा तो जेफ ने मुस्कुराकर कहा कि उसी गैरेज से हम अपने नए कंपनी की शुरुआत करेंगे। अगर वह ऑफिस के लिए रूम किराए पर लेता तो उसका सारा पैसा किराए में ही चला जाता। इसलिए जेफ ने अपने किराए के घर की गैराज को ही अपना ऑफिस बनाने का फैसला किया। दोस्तों, शायद आपने नोटिस किया होगा कि हर बड़े इंसान की शुरुआत उसके गैराज से ही होती है। जैसे डिज्नी, डेल और स्टीव जॉब्स ने अपना पहला एप्पल कंप्यूटर अपने गैराज में ही बनाया था। अब जेफ के साथ एक और मेंबर जुड़ता है जिसका नाम था पॉल, जो एक अच्छा वेबसाइट डेवलपर और जेफ का दोस्त था। अब जल्द ही जेफ और उसकी टीम किराए के घर में शिफ्ट हो गए और अगले कई दिन सफाई और गैराज को ऑफिस में बदलने में व्यस्त हो गए। उन्होंने अपने कंप्यूटर और जरूरी उपकरण भी वहीं सेट कर लिया।
धीरे धीरे सब काम में लग जाते हैं और कुछ दिनों तक टीम ऐसे ही मेहनत करती रहती है। अब कुछ ही दिनों बाद जेफ ने अपनी कंपनी का नाम कडाब्रा से बदलकर relentless.com रख दिया और दीवार पर उसका नाम भी लिख दिया। फिर जेफ अपनी टीम को कहता है कि वह दुनिया की सबसे आसान और बेस्ट वेबसाइट बनाना चाहता है। वेबसाइट का इंटरफेस ग्राहकों के लिए बेहद आसान होना चाहिए, जहां किसी भी समय, किसी भी महीने, चाहे बारिश हो या ठंड, लोग किताबें खरीद सकें। और साथ ही उसने इस बात पर भी जोर दिया कि वेबसाइट को गर्मियों तक लॉन्च करना जरूरी है। जेफ चाहता था कि वेबसाइट में कस्टमर्स के लिए अपने हिसाब से शिपिंग का टाइम सिलेक्ट करने का ऑप्शन होना चाहिए। यह सुनकर शेल कहता है कि इतना बड़ा काम एक वेबसाइट संभाल ही नहीं पाएगी और ज्यादा ट्रैफिक होने पर क्रैश हो जाएगी। इसके लिए हमें अपना सॉफ्टवेयर बनाना होगा, लेकिन यह बहुत मुश्किल है। ऐसा काम सिर्फ स्टीव जॉब्स या बिल गेट्स जैसे लोग कर पाए हैं। लेकिन अब इस लिस्ट में एक तीसरा नाम जुड़ने वाला था, जेफ बेजोस। अब शेल और पॉल वेबसाइट के डिजाइन में व्यस्त हो गए, जबकि जेफ लगातार इन्वेस्टर्स की तलाश करता रहा। लेकिन ज्यादातर लोग उसकी कंपनी में पैसा लगाने से मना कर देते हैं, क्योंकि यह बिजनेस बिल्कुल नया है और अभी तक इसे परखा नहीं गया था। जेफ काम के मामले में बेहद सख्त था। अगर उसे कोई काम पसंद नहीं आता तो तुरंत बदलाव करवाता। जेफ अब काम में इतने बिजी हो चुके थे कि उसकी वाइफ मैकेंजी को अक्सर लगता था कि जेफ के लिए वो अब उसकी प्राथमिकता नहीं रही। लेकिन जेफ का सपना सिर्फ एक ही था, उनका भविष्य उज्जवल बनाना। खैर, अब इस दौरान जेफ को एक आर्टिकल से पता चलता है कि मियामी में अमेरिकन बुक सेलर्स फाउंडेशन की तरफ से एक बुक इवेंट होने वाला है, जहां कई एंटरप्रेन्योर्स अपने अपने आइडियाज पेश करेंगे और जेफ भी वहां जाने का फैसला करता है। अब वहां पर उस इवेंट में हर कोई अपने अपने बुक स्टोर के बारे में बता रहा था। किसी ने कहा कि वह सिर्फ रेसिपी बुक बेचता है, कोई दुर्लभ किताबों की दुकान चलाता है। जब जेफ की बारी आई तो उसने कहा कि गर्मियों तक वे इंटरनेट पर सबसे बड़ा बुक स्टोर शुरू करने वाले हैं। वहीं पर दूर से एक आदमी जेफ को ध्यान से देख रहा था। बाद में उसने जेफ से मुलाकात की। वह और कोई नहीं बल्कि बार्न्स एंड नोबल के मालिक लेनर्ड रिजियो थे, अमेरिका के सबसे बड़े बुक स्टोर चेन के मालिक। जेफ को लगा कि शायद वे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने उसका मजाक उड़ाया और कहा कि उसके इस आइडिया का कोई भविष्य नहीं है और बेहतर होगा कि तुम किताबों की इस फील्ड से दूर रहो। शायद उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उसे अंदाजा हो गया था कि अब खेल बदलने वाला है। इसके बाद जेफ बेहद निराश होकर घर लौटता है। घर लौटने पर मैकेंजी उन्हें इवेंट के बारे में पूछती है। जेफ नाराज होकर कहता है, किसी को मेरा आइडिया पसंद नहीं आया, सबको लगता है कि मैं पागल हो चुका हूं। मैकेंजी बीच में बोलती है कि तुमने अपने काम के चलते सब कुछ छोड़ दिया, यहां तक कि मुझसे बात करना भी। इस पर जेफ गुस्से में कहता है, तुम्हें बात की पड़ी है, यहां लाखों डॉलर लगे हुए हैं। इसी बात पर दोनों में बहस हो जाती है। जेफ वहां से चला जाता है और ऑफिस में जाकर पूरी रात काम करता है। सुबह होते ही वह अपनी टीम से कहता है कि हमें वेबसाइट का नाम बदलना चाहिए। शेल सुझाव देता है कि नाम ए अक्षर से होना चाहिए ताकि सर्च इंजिन्स में ऊपर आए और लोगों को याद भी रहे। जेफ कहता है कि हमें वेबसाइट को ऐसा बनाना होगा जिसमें ह्यूमन टच हो और इंटरफेस बहुत आसान हो, और सबसे बड़ी बात, शिपिंग जितनी जल्दी हो उतना अच्छा है, क्योंकि अमेरिका के लोगों में पेशेंस नहीं होता, इसलिए जल्दी डिलीवरी जरूरी है। साथ ही हमें रिटर्न पॉलिसी भी रखनी चाहिए, जैसे लाइब्रेरी में होती है, ताकि अगर प्रोडक्ट पसंद ना आए या डैमेज हो तो ग्राहक उसे बदल सके। सब उसकी बात समझते हैं और काम पर लग जाते हैं। इसके बाद जेफ ने टीम में अपने दोस्त निको को भी शामिल कर लिया। उसने निको से कहा कि शुरुआत में तनख्वाह कम होगी, लेकिन कंपनी में शेयर मिलेगा, और निको ने भी यह प्रस्ताव मान लिया। इसके बाद जेफ मैकेंजी के पास जाता है और अपनी गलती के लिए माफी मांगता है। वह कहता है कि हाँ, मैं काम में बहुत बिजी हूं, लेकिन बस मुझे थोड़ा टाइम और चाहिए, फिर हम आराम से साथ समय बिताएंगे। और मैकेंजी भी उसकी बात मान जाती है। अब इसके बाद मैकेंजी ने भी ऑफिस में मदद करना शुरू कर दिया, लेकिन जैसे जैसे काम बढ़ता गया उनकी टीम को और चुनौतियों का सामना करना पड़ा। अब जेफ और उसकी टीम के सामने एक नई समस्या खड़ी हो गई। सभी डिस्ट्रीब्यूटर का नियम था कि कम से कम 10 किताबों का ऑर्डर करना जरूरी है, जबकि किसी ग्राहक को सिर्फ एक ही किताब चाहिए होती थी। जेफ ने इसका समाधान निकाला। वह 10 किताबों का ऑर्डर देता, लेकिन उसमें सिर्फ एक वही किताब होती जिसकी जरूरत थी, और बाकी 9 ऐसी किताबें लेता जो दुर्लभ और अक्सर आउट ऑफ स्टॉक रहती है। दरअसल जेफ का प्लान यह था कि जो किताब उन्हें चाहिए था उसके साथ ऐसी किताब ऑर्डर करना जो आउट ऑफ स्टॉक रहती है, जिससे उनका ऑर्डर कंप्लीट हो जाता है, और आउट ऑफ स्टॉक होने के कारण उन्हें सिर्फ वही किताब डिलीवर होती है जिसकी उन्हें जरूरत होती है। अब कुछ दिनों बाद वही हुआ जिसकी जेफ ने उम्मीद की थी। उन्हें सिर्फ एक किताब डिलीवर्ड हुआ जिनकी उन्हें जरूरत थी, और बाकी किताब आउट ऑफ स्टॉक होने के कारण ऑर्डर कैंसिल हो गया। क्योंकि कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन था, उन्होंने सिर्फ एक किताब का ही पेमेंट किया।
इसी बीच बार्न्स एंड नोबल के सीईओ लेनर्ड रिजियो का फोन आता है। वो जेफ को अगले दिन कॉफी पर मिलने के लिए बुलाता है। जेफ बहुत खुश हो जाता है। उसे लगता है कि शायद अब वह उसके आइडिया में इन्वेस्ट करने वाला है। अगले दिन जब जेफ की मुलाकात लेनार्ड से हुई तब उन्होंने उसे सीधा $1 मिलियन का ऑफर दिया, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं बल्कि उसका आइडिया खरीदने के लिए। यह सुनकर जेफ मना करते हुए कहता है कि एक दिन जब मेरी वेबसाइट लाइव होगी तो तुम्हारे सारे बुक स्टोर एक एक करके बंद हो जाएंगे और उस दिन तुम खुद मुझसे मिलने आओगे, इस बात को हमेशा याद रखना। और फिर वह वहां से चला आता है। ऑफिस लौटकर जेफ सबको बताता है कि लेनार्ड ने उन्हें $1 मिलियन का ऑफर दिया था ताकि वो उनकी आइडिया को खरीद सके। यह सुनकर सब लोग बहुत खुश हुए, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई क्योंकि जेफ ने बता दिया कि उन्होंने वह ऑफर रिजेक्ट कर दी है। यह सुनकर शेल गुस्से में आ गया और बोला, इतने सारे पैसे तुमने कैसे मना कर दिए? हमारे पास अभी कुछ भी नहीं है। कम से कम इन पैसों से हम कुछ नया तो शुरू कर सकते थे। लेकिन तब जेफ ने समझाया कि अगर लेनर्ड इतनी बड़ी रकम देने को तैयार हैं, तो इसका मतलब है कि हमारी कंपनी वाकई बेहद कीमती है और मैं सिर्फ $1 मिलियन नहीं बल्कि $1 बिलियन कमाना चाहता हूं, वो भी अपने दम पर। उसने अपनी टीम को यह भी बताया कि अब उनकी कंपनी का नाम Amazon.com होगा। अमेजॉन जो दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है, और जैसे यह जंगल दुनिया का सबसे बड़ा है, वैसे ही वह भी दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन बुक स्टोर बनाएगा। अब कुछ दिन बाद आखिरकार उनकी वेबसाइट लॉन्च हो गई। हालांकि वह ऑनलाइन हो गई थी, लेकिन पूरी टीम रात दिन मेहनत करती रही। इस बीच शेल ने जेफ से कहा कि वो और पॉल भी कंपनी में शेयर चाहते हैं क्योंकि उन्होंने वेबसाइट बनाने में बराबरी का योगदान दिया है। लेकिन जेफ ने याद दिलाया कि शुरुआत में ही कॉन्ट्रैक्ट तय हुआ था और उसी के अनुसार सब कुछ होगा। इससे नाराज होकर शेल ने इस्तीफा देने का सोचा, मगर इस्तीफा देने से पहले ही एक चमत्कार हुआ। उनके कंप्यूटर पर पहली बार एक ग्राहक ने किताब का ऑर्डर किया और तुरंत क्रेडिट कार्ड से पेमेंट भी कर दिया। यह देखकर जेफ और उसकी वाइफ की आंखों में आंसू आ गए क्योंकि यह उनके जीवन बदलने की शुरुआत थी। धीरे धीरे किराए के घर और गैराज से शुरू हुआ यह छोटा सा ऑफिस एक बड़े वेयरहाउस में बदल गया। 1994 में किताबों से शुरुआत करने वाली यह कंपनी 1998 तक म्यूजिक, डीवीडी, खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, खेल सामग्री और ज्वेलरी तक बेचने लगी। Amazon का लोगो भी बदला और उसमें एक तीर का निशान जोड़ दिया गया जो A से Z तक जाने का प्रतीक था। मतलब यह है कि अब A से Z तक सब कुछ Amazon.com पर मिलेगा। Amazon.com के अलावा भी जेफ ने कई और कंपनियां बनाई और लगभग सभी सफल रहीं। इसी की बदौलत 2022 में जेफ बेजोस दुनिया के पहले ऐसे इंसान बने जिनकी नेटवर्थ $200 बिलियन से ऊपर पहुंच गई। उनकी पत्नी मैकेंजी 2022 में दुनिया की 22वीं सबसे अमीर औरत बनी जिनकी नेटवर्थ $50 बिलियन थी। साल 2021 में Amazon की मार्केट कैपिटल वैल्यू $1.8 ट्रिलियन थी। वहीं बार्न्स एंड नोबल, जिसके सीईओ लेनर्ड रिजियो थे, उनकी कंपनी की वैल्यू केवल $400 मिलियन थी। यानी जेफ ने वही कर दिखाया जो उन्होंने कहा था, और इस तरह जेफ बेजोस ने इतिहास रचा। जेफ बेजोस की कहानी हमें सिखाती है, अक्सर बड़ी चीजें हमेशा छोटी शुरुआत से ही होती हैं। अगर जेफ ने वह जॉब नहीं छोड़ी होती तो आज वह अमेरिका के किसी कोने में कंप्यूटर के सामने बैठा होता। इसलिए सही वक्त पर सही फैसला लेना और उन फैसलों पर विश्वास रखना बहुत जरूरी है। और इसी के साथ हमारी आज की कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली बार और एक रोमांचक कहानी के साथ।